मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग गणित का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय ये रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पार्ट 1। तो आज हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे। मूलतः आज हम ग्राफ सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इसमें जो कुछ शब्द आया है उस शब्द का अर्थ जान लेते हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो आ रहा है दो चर रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम इसे समझ लेते हैं। हम चर और अचर के बारे में पढ़ चुके हैं। चर जिसके बारे में पता नहीं हो कि उसका मान कितना, यानी वो पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसका कितना मान आएगा। मतलब ABCD वाले जो अक्षर हैं और इसका जो गणित में जब प्रयोग किया जाता है तो वो एक चर राशि के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, एक से ज्यादा ना हो। समीकरण, अभी हम समीकरण को समझेंगे कि समीकरण क्या होता है। इससे पहले जो हम अध्याय पढ़े थे वो बहुपद था, तो समीकरण भी एक बहुपद ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। अगर हम ऐसा लिखेंगे 3x + 2 तो हम कहेंगे कि यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद हो जाए। लेकिन अगर हम इसी को कुछ ऐसा लिख दें, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। मतलब चर के एक दूसरा बहुपद भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, कुछ भी। मतलब ये कि अगर बराबर के दोनों तरफ कुछ मात्रा, कुछ राशि हो तो फिर ये समीकरण बन जाता है। अगर बराबर का प्रयोग किया गया है किसी बहुपद के साथ, और जब हम किसी के साथ करेंगे इसका मतलब होगा कि बराबर के दोनों तरफ बहुपद होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं समीकरण। लेकिन जब सिंगल बहुपद हो जिसमें दो राशि के बीच बराबर का प्रयोग नहीं हो तो वह एक बहुपद है। तो इस प्रकार से जैसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक प्रकार का हो गया समीकरण, ये समीकरण, ये बहुपद। तो जब कहा गया था कि बहुपद का शून्यक निकालें तो वहां पर हम कुछ ऐसा लिखते थे, यानी कि बहुपद को 0 के बराबर कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद का जब भी शून्यक निकाला जाता है तो पहले उसको समीकरण में चेंज कर दिया जाता है, समीकरण बना करके फिर उसको हल किया जाता है, तो x का मान कुछ आता है। तो जो ही हम बराबर का प्रयोग कर दिए, शुरुआत में नहीं, बराबर और बराबर के दोनों तरफ कुछ मान होना चाहिए, तो वो बन जाता है समीकरण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समीकरण में बहुपद का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण को हम बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुपद ही है, बहुपद का ही प्रयोग किया गया है। लेकिन बहुपद को हम समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि समीकरण में क्या होता है, बराबर का प्रयोग होता है दो राशि के बीच। इसलिए बहुपद को समीकरण नहीं कह सकते हैं, लेकिन समीकरण को बहुपद कहा जा सकता है। आप इस चीज को यहाँ नोट कर सकते हैं कि समीकरण में बराबर के दोनों तरफ कुछ राशियां होते हैं, या सीधे ये कहें कि दोनों तरफ बहुपद होते हैं। बहुपद होते हैं जबकि बहुपद में बराबर का प्रयोग नहीं होता है, यानी वो सिंगल होता है, नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे इसी उदाहरण को लेते हैं, ये हो गया बहुपद 3x + 2 = 5, ये हो गया समीकरण। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
समीकरण में बराबर के दोनों तरफ बहुपद होते हैं, और जबकि बहुपद में बराबर का प्रयोग नहीं होता। ये हो गया बहुपद, ये हो गया समीकरण। दूसरा चीज आप यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण को बहुपद कहा जा सकता है, लेकिन बहुपद को समीकरण नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जा सकता है। तो यहां से आप समीकरण को बहुपद कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि समीकरण में बहुपद का प्रयोग होता है, लेकिन बहुपद को समीकरण नहीं कहा, क्योंकि बहुपद में समीकरण का प्रयोग नहीं था। समीकरण का जब प्रयोग है इसका मतलब क्या? बराबर कुछ आना चाहिए। इस प्रकार से अब आप बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है उस चीज को आप यहां पर समझ गए। तो बहुपद या समीकरण, या हम बात करें समीकरण, यहां पर समीकरण आप समझ गए हैं। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, और जोड़ा में कितने होते हैं? दो। एक जोड़ा में होता है दो। इसका मतलब हुआ कि दो चर वाले, तो सबसे पहले दो चर, यानी ये हम नहीं क्लियर किए थे। दो चर का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण, समीकरण समझ गए हैं, जोड़ा समझ गए हैं, रैखिक माने जिसमें एक घात हो। दो चर का मतलब होगा कि ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि का प्रयोग किया गया हो। यहां पर देखिए सिर्फ एक चर राशि है x। दो चर का मतलब हुआ कि दो चर राशि, जैसे 3x + 2y। क्या ये समीकरण है? नहीं है। अब है, बराबर का प्रयोग कर दिए, ये समीकरण हो। ये दो चर वाले हो, एक x है दूसरा y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक कैसे? इसका पावर एक है। जिस बहुपद का पावर एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस समीकरण का पावर, जैसे यहाँ पर ये एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर है, रैखिक पावर एक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब युग्म मतलब हुआ जोड़ा। तो इस चैप्टर में हम एक रैखिक समीकरण को नहीं पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो दो समीकरण को साथ रख करके पढ़ेंगे। जैसे ये हमको जब भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो दो समीकरण हमें एक साथ दिया जाएगा और उसी का हमें अध्ययन करना है। ये हो गया युग्म यानी जोड़ा। तो हमारा चैप्टर क्लियर हो चुका है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना है? समीकरण को पढ़ना है। दो चर वाले समीकरण को पढ़ना है जिसका घात एक होगा, और युग्म में पढ़ना है, जोड़ा में पढ़ना है। इस प्रकार से हम चैप्टर को समझ चुके हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण क्या है? समीकरण दो राशियों का एक प्रकार से तुलना हो गया। तुलना कैसे? तो मान लीजिए यहां पर दो मित्र हैं, ए और बी। ये दो मित्र हैं। ये इससे कह रहा है, ये इससे कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 2 गुना से 10 रुपया अधिक है। ए ने कहा बी से कि मेरे पास जितना तुम्हारे पास रुपया है उसका दुगुना से 10 रुपया अधिक है। इसके पास कितना है पता नहीं है, और जब पता नहीं हो तो वहीं पर चर राशि का प्रयोग होता है। तो हम मान लेते हैं इसके पास x रुपया है, इसके पास x रुपया है, तो इसके पास कितना रुपया हो जाएगा? इसने क्या कहा कि मेरे पास तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका दुगुना से 10 अधिक है, यानी दुगुना, 2 गुना, दुगुना हो गया, और 10 अधिक है, इससे भी 10 अधिक है तो +10।
यानी जितना इसके पास रुपया है उससे दुगुना से 10 अधिक है इसके पास। ऐसा हम कह सकते हैं कि ए के पास इतना रुपया आ गया। अभी ये एक चर में है, या यूं कहें कि यह एक प्रकार का बहुपद हो गया है। लेकिन जब हमको कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए इसको, अभी ये बहुपद के रूप में है, और जब कहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, तब हम क्या करेंगे? तो इसको यहाँ पर अभी रहने दीजिए। अब आगे का बात समझिए कि बहुपद के रूप में है, समीकरण के रूप में कैसे हो। देखिए समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? दो चर वाले, तो दो चर, यहाँ पर दो व्यक्ति है, तो हम मान लेते हैं कि इसके पास x रुपया है और इसके पास y, या अगर हम इसका x माने तो रखिए इसको x ही रहने देते हैं, तो इसको फिर y। अब दो चर आ गया है x y, बात वही है, हमको समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास, ये कह रहा है कि मेरे पास, तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका दुगुना से 10 अधिक है। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण के रूप में पहले लिख देना। ये रुपया है, बी के पास इतना रुपया है, ए के पास इतना रुपया है। हमको क्या करना है? सबसे पहले दोनों के बीच बराबर का प्रयोग कर देना। लेकिन अब ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक छोटा है एक बड़ा है। जैसा ये कह रहा है कि मेरे पास जितना तुम्हारे पास है उससे दुगुना प्लस 10 रुपया, ये तो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो फिर बराबर तो होगा नहीं। लेकिन इसी को हमें एडजस्ट करना। जैसे तराजू पर हम कोई सामग्री तौलते हैं, अगर ये पलड़ा भारी हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? इसको एडजस्ट करते हैं। क्या एडजस्ट करेंगे? अगर ज़्यादा और हमको आवश्यकता है तो हम यहाँ पर वजन रख देंगे, या नहीं तो इसमें से हम निकाल देंगे, यानी दोनों को बराबर करते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी एडजस्ट करेंगे। क्या कह रहा है? ये इसके दुगुना, जितना ये है इसका दुगुना, ऐसे समझिए। बी के पास 10 रुपया है, ये ए कह रहा है मेरे पास जितना तुम्हारे पास है उसका दुगुना। सबसे पहले दुगुना कर लीजिए, दुगुना यानी 10, दुगुना से भी 10 रुपया अधिक है। तो अधिक जब भी आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी अब देख लीजिए ये हो गया x और इसके लिए हम y माने, ये y बराबर है, यानी y कितना है कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना 10, 10 मतलब x, अब प्लस 10 रुपये, ये 85 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? इसका दुगुना, इसका दुगुना, तो इसका दुगुना, उसमें भी क्या कर रहा है कि 10 और अधिक है, अभी सिर्फ दुगुने नहीं है, 10 और अधिक है, तो प्लस 10 लिखा। अब हुआ ये और ये बराबर, दोनों तरफ बराबर। अब हो गया, ये बन गया समीकरण y बराबर 2x प्लस 10, या इसको इधर ले आए y, इसको मान लीजिए इधर लाते हैं, 2x इक्वल टू 10, ये हमारा समीकरण बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुपद हो या फिर समीकरण, तो दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही है। यहाँ पर इसी प्रकार के समीकरण को हमें यहाँ पढ़ना है। चलिए हम समीकरण को समझ गए कि समीकरण क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं, तो अब हम समीकरण का हल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम किसी समीकरण का हल निकाल लेंगे। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? अगर हम समीकरण का हल निकालना सीख गए, समीकरण का हल निकालना सीख गए, तो यहाँ से देखिए, या तो बोर्ड आपसे 2 अंक का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर 5 अंक का क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 अंक में अगर पूछेगा तो सिर्फ हल करना होगा, हल निकाल दीजिए, चाहे वो 2 हल पूछे या 3 हल पूछे, वो 2 अंक में कहेगा सिर्फ हल ज्ञात कीजिए। लेकिन जब 5 अंक में पूछेगा तो आपको ग्राफ पूछेगा कि ग्राफ बना के दिखाइए। 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि इसके 2 हल ज्ञात कीजिए,
तो ठीक है, आप उसका हल ज्ञात कर दिए, 2 हल ज्ञात कर दिए, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर पूछ दिया 2 समीकरण दे दे और कह दे कि इसका ग्राफ खींच के दिखाए, तो फिर आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, और ग्राफ खींचने में फिर हल का प्रयोग करना होगा। यानी हल जो निकालना सीखेंगे अभी, उसका प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि बगैर हल ज्ञात किए आप ग्राफ खींच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको 5 नंबर भी उसी से संबंधित है। अगर ग्राफ पूछेगा तो वहां भी इसका प्रयोग करना होगा, तो फिर 5 अंक आपको मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 नंबर में हल ज्ञात करने के लिए भी दे दे और 5 नंबर में ग्राफ भी खींचने के लिए दे दे, तो वहां पर टोटल हो जाएगा 7 अंक। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा आज का, जिसमें हम हल करना सीखेंगे। अगर आप हल करना सीख गए तो शायद 2 से 7 अंक अर्जित कर सकते हैं, इसलिए इसे आपको सीखना होगा। तो चलिए हम हल करना अब सीखते हैं। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको चैप्टर में ही कह दिया है कि हमको पढ़ना क्या है, तो हम तो काम चैप्टर के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर के दिशा निर्देश का ही पालन करेंगे, अनुशासन से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी समीकरण युग्म ले लेते हैं। चलिए एक साधारण सा पहले समीकरण युग्म लेंगे, बिल्कुल आसान। x + y = 5, x - y = 3। अब हमको मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा कि ये क्वेश्चन है और इसमें आप 2 हल ज्ञात कीजिए। सिर्फ 2 हल पूछ रहा है और 2 अंक ले लीजिए, इसको बनाइए, 2 अंक लीजिए। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमको इसको समीकरण 1 करना होगा और इसको समीकरण 2 समीकरण है, 1 और 2 पहचानने के लिए लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जब हम हल करेंगे तब समीकरण 1 से तो हमें तो हल करना है। समीकरण 1 को हम लिख लेंगे, x + y = 5। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बराबर के एक तरफ अगर 2 चर राशि है तो एक ही चर राशि को रखना है। अब दूसरे चर राशि को उधर करना है, तो जब उधर करेंगे तो फिर समीकरण आप पहले से हल करना समझे होंगे, इसीलिए क्या करना है ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस में, मान लीजिए हमें x इधर रखना है, ये +y अगर हम उधर कर देंगे इधर आकर के हो जाएगा -y। हो गया, एक चर जो ही बच जाए, एक चर, सिर्फ और सिर्फ चर, ऐसा भी नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा भी है तो 2 को इधर ले आएंगे, सिर्फ ये चर बच गए। हो गया, अब यहीं से अब हम हल करेंगे। यहाँ से हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब हम लिखेंगे कि जब, देखिए हल कहाँ से होगा? हल होगा यहाँ से, y आ गया, y के जगह पर हम भिन्न भिन्न मान को रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 100, करोड़, लाख, कुछ भी यहाँ पर हम रख सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, छोटा मान ही रखेंगे। जब y = 0 तब x क्या होगा? कहने का मतलब है कि ऐसा अगर आया है तो y के जगह पर अगर हम कुछ रख देंगे तो y क्या, x क्या हो जाएगा? तो y के जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 0। y के जगह पर हम 0 रख दिए, 5 - 0 = 5। 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। जब y = 1 तब x क्या होगा? 5 - y है और y के जगह पर कहता है कि y मत लिखिए, y के जगह पर 1 लिखिए, 1, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 होगा। जब y = 2 तब x बराबर क्या होगा? तो क्या है यहाँ? 5 - y, और y का मान कितना है? y का मान अब नहीं, यहाँ पर y का मान 2, यानी कि y के जगह पर जो y है y नहीं लिखना है, y के जगह 2 लिखना है। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। हम y के जगह पर सिर्फ 0 और प्लस मान ही नहीं रख सकते, माइनस को भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ ये पहला मान हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसका मतलब ये हो गया कि हम 3 हल ज्ञात कर चुके हैं और चौथा हल अब निकालने वाले हैं।
लिखेंगे कि जब y बराबर -1 तब x क्या होगा। 5 माइनस, ये माइनस तो यहाँ से आएगा और इसके साथ भी है -1, तो -1 तो 5 माइनस माइनस प्लस 1 6, तो x हो जाएगा 6। इस प्रकार से माइनस में भी आप रख सकते हैं, प्लस में भी मान रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं और इस प्रकार से हल कर लेना। तो ये था एक साधारण सा, और इसी के अनुसार जैसा हम फर्स्ट समीकरण का हल किए हैं, 4 हल किए हैं, उसी प्रकार से हम समीकरण 2 का भी हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका भी हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। क्या है मान सारणी? हम जो हल किया उसका एक सारणी बना ली, x y। किसको रखे थे और क्या ज्ञात किए थे? y के जगह पर रखे थे और x ज्ञात किए थे। तो जब y हम 0 रखे तो x कितना आया? 5। जब y 1 रखे तो x कितना आया? 4। जब y 2 रखे तो x कितना आया? 3। ये हो गया समीकरण 1 का मान सारणी। बस इसी टाइप से दूसरा भी बना लेना है। लिख लेंगे यहाँ समीकरण 2 से, तो बस समीकरण 2 को उतार लेना। x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3। हम बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि इधर हम रखें। चलिए हम x को ही रखते हैं, तो y इधर आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस, यहाँ प्लस में था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस। फिर देखिए अब बन गया ऐसा। तो जब फिर यहाँ पर कुछ मान रखेंगे, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 0 रखेंगे तो 3 ही आएगा, 1 रखेंगे 3 1 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 2 5 हो जाएगा। तो जब y बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस 0 बराबर 3। जब y बराबर 1 तब x बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस 1 बराबर 4। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे समीकरण 2 का मान सारणी। तो क्या हो जाएगा? x y किसके जगह पर क्या रखे थे और किसका मान हम क्या निकाले? तो y के जगह पर 0 जब रखे तो x का मान 3 आया, y के जगह पर जब 1 रखे तो x का मान 4। ये हो गया मान सारणी। इसका और भी मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ पूछे इस टाइप के समीकरण का तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 हल ही ज्ञात करना है। 2 हल से ही ग्राफ बन जाएगा, तो तीसरा हल ज्ञात करने में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जहाँ से हमारा काम चल जाएगा हम उतना तक सीमित रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम की भी बचत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने हल ज्ञात करना लगभग सीख लिए हैं। तो थोड़ा इससे हम मुश्किल वाला अब कोई समीकरण रखते हैं, फिर उसका हम ज्ञात करें। चलिए अब कुछ मुश्किल क्वेश्चन रखते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 7, x माइनस 3y बराबर -2। अब कहा दे कि इसका 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 हल ज्ञात करने हैं, तो 2 हल ज्ञात करने हैं, तो इसको हम समीकरण 1 और इसको 2 मानेंगे। तो बस जो हम बना रहे थे वैसा ही बनाएंगे यहाँ भी। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसका मतलब समीकरण 1 को लिख देना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। हम क्या बताए हैं? एक चर राशि को इधर रखेंगे, बाकी सब को उधर भेज देंगे, कुछ भी हो। 3x इक्वल टू 7 माइनस 2y, अभी 3 है, 3 को भी उधर करना, सिर्फ और सिर्फ चर राशि रहे। x बराबर 7 माइनस 2y बटा 3, ये हो। अब हम लिखेंगे यहीं पर कि जब y बराबर, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन
अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो आप कोशिश ये करेंगे कि y के जगह पर हम कुछ ऐसा मान रखें कि ऊपर वाले को हल करने पर ऐसा मान आ जाए कि 3 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, तो फिर ग्राफ खींचने में ज़्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। अन्यथा ग्राफ के लाइन पर आपको जब मान दशमलव में आ जाएगा तो फिर कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं ग्राफ बनाने में तो फिर दिक्कत नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए, अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, 7 - 2 गुना y, 2y को 2 गुना y कहते हैं, बटा 3। अगर हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 गुना 0, और 0 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और 7 में से जब 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा, और 7 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा। हम रखने के लिए 0 भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ और समझ लीजिए ताकि पूरा भाग लग जाए। चलिए 0 को हम हटा देते हैं, 1 रखते हैं। अगर हम y की जगह पर 1 रख दें तो 2 गुना 1 यानी 2 इकाई 2, ये 2 हो गया। 7 - 2, तो 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, और नीचे में तो 3 है, 5 में भी 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी छोड़ 1 रख लिए, माइनस में भी उसको रख के देख लेंगे। अगर हम -1 रखें, 2 गुना -1, तो -2 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इकाई 2 यानी 7 + 2 हो जाएगा। और जब 7 प्लस, जैसे 7 माइनस है, -2 गुना -1 रखेंगे बटा 3, तो 7 माइनस माइनस प्लस 2 इकाई 2 बटा 3 हो जाएगा 9/3। तो देखिए अब 3 से 9 में भाग लग जाएगा, 3 × 3 = 9, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं -1। तो y बराबर -1, जब y बराबर -1 तब x क्या होगा, तो x हो जाएगा 7 - 2 गुना -1 बटा 3 बराबर 7 माइनस माइनस प्लस 2 इकाई 2 बटा 3 बराबर 9/3, ये कट किया जाएगा। यानी जब y का मान हमने -1 रखा तो x का मान आ गया 3। चलिए ये तो एक मान अभी एक हल निकला है, और ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 हल चाहिए, तो दूसरा हल हम यहाँ ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कि जब y बराबर, अब कितना लिखे, 1 रखे थे तो कटा नहीं, -1 रखे तो कट गया, 1 के बाद अब 2 आता है तो 2 रख के देखते हैं, तो 2 दूनी 4, +2 रख रहे हैं इसलिए 4, तो 7 - 4, और 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 से 3 में भाग लगेगा तो 1 बचेगा, तो ठीक है हम 2 रखते हैं। जब y बराबर 2 तब x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 - 2 गुना 2 बटा 3, तो 7 - 4/3 बराबर 3/3 बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि 2 हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान सारणी, तो x y, जब y का मान -1 था तो x का मान आया 3, जब y का मान 2 था तो x का मान आया 1। इस पर से हो गया समीकरण 1 का हमने हल ज्ञात कर लिया है। अब चलिए समीकरण 2 में इसको मिटा देते हैं। समीकरण 2 का भी इसी तरह से हम हल कर लेंगे। समीकरण 2 से फिर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो इसको अब लिखेंगे यहाँ x - 3y बराबर -2। हम बता दिए सिर्फ चर राशि इधर रहेगा, तो x इसको उधर ले आते हैं, तो -2 और ये हो गया माइनस में, तो इधर +3y, इसके साथ कोई संख्या नहीं है कि बट्टा में आएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि जब y x बराबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर जिधर सिर्फ और सिर्फ चर राशि बचे वो नहीं रखना है, जिधर संख्या चर सब मिला हुआ है उधर वाला चर को हम मानेंगे। जब y बराबर 0, यहाँ को कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि
काटने का प्रॉब्लम तो हमें यहाँ है नहीं, नीचे से भाग लगाने की जरूरत है नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। जब y बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना 0 बराबर -2 प्लस 0 बराबर -2। एक हल ज्ञात हो गया। दूसरा हल, जब y बराबर 1 तब x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 3 गुना 1 बराबर -2 प्लस 3 -2 यानी 1। जब y का मान 1 आया तो x का भी मान 1 आया। फिर हम इसको लिख लेंगे कि समीकरण 2 का मान सारणी क्या हो जाएगा, x y। अब देखिए, जब y का मान 0 है तो x का मान आया -2, जब y का मान 1 है तो x का मान आया 1। तो इस प्रकार से हम हल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी जो क्वेश्चन होगा तो आप उसका हल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं होगी अगर ये हल करना आप सीख गए हैं तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसको आप हल करके रखेंगे। 2y = 5, x + y = 6, x - 2y = 6, 3x + 3y = 7। आप इसके 2 से 3 यानी कोशिश कीजिए 5-5 हल ज्ञात करने का। जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना सही रहेगा, और जब एक बार हल करना सीख गए तो फिर आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और बता दिए, हल जो ही आप करना सीख गए तो फिर ग्राफ खींचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और आप यहाँ से 2 से 7 अंक अर्जित कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का क्लास था, तो आज हम इतना ही तक रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि कल जब हम ग्राफ पर आएंगे तो उससे पहले आप इसको सीखे हुए होंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि हल करना आप आसानी से सीख जाएं। तो कल हम ग्राफ बनाते हैं। धन्यवाद।